ओके जी, सेकंड लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन्स को हम डिस्कस करने लगे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन्स क्या हैं हमारे पास, हम इसके देखते हैं। ओके, प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट जो है हमारे पास, अगर हम बायोमोलिक्यूल किसी की बात करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है हमारे पास इन द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं, हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंट अगर कोई बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में है तो वो कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है। बायोमोलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो वो है प्रोटीन। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं और कि हमारे पास मोस्ट अबंडेंट जो है हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है हमारी बॉडी में, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स काउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द ड्राई मास ऑफ मोस्ट सेल। जैसे कि मैंने आपको कहा जी कि सबसे ज्यादा अगर हमारे पास जो है बॉडी के अंदर या सेल के अंदर कोई चीज पाई जाती है तो वो जो है प्रोटीन्स हैं इन टर्म्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, हमारे पास वाटर है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इसके वेरियस अदर फंक्शंस आ जाते हैं, वेरियस रोल्स आ जाते हैं। तो प्रोटीन इंक्लूड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट, सेलुलर कम्युनिकेशन, मूवमेंट एंड डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। अगर हम इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट की, तो हमारे पास प्रोटीन्स हमारे पास ऑर्गेनेलीज का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलीज में हमारे पास ये स्ट्रक्चर में की फॉर्मेशन कर रही होती हैं और बाकी सारी चीजों में हेल्पफुल होती हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिल्ट इन करने का काम भी कर रही होती हैं। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काम भी कर रही होती है। स्टोरेज के केस में हमारे पास बहुत सी प्रोटीन जो हैं वो हमारे पास जो है हमारे पास स्टोर हुई होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिन, भी हम उसको ब्लड में कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन हमारे पास बहुत से न्यूट्रिएंट्स को हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। सेलुलर कम्युनिकेशंस का काम करती है, मीन आपके पास बहुत सी रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास सेल के ऊपर मौजूद होती हैं, जो कि हमारे पास क्या कर रही होती हैं, कम्युनिकेशन का काम कर रही होती है। मीन हमारे पास दूसरे सेल्स के साथ वो कम्युनिकेट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं हार्मोन्स को मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे पास क्या होता है कि एक सेल्स ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि हमारे पास ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स को। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, टारगेट सेल होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ग्लैंड्स हमारे पास क्योंकि जो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, तो ये जितने भी हार्मोन्स की सिक्रीशन है ये किस में करते हैं, ब्लड में। अब होना तो ये चाहिए कि उन्होंने जो सिक्रीशन की है ये ब्लड के थ्रू हर पूरी बॉडी के तमाम सेल्स को टारगेट करें, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। रिसेप्टर स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि आपके जो टारगेट सेल है उसके ऊपर प्रोटीन का एक रिसेप्टर बना हुआ होता है, और वो रिसेप्टर जो है हमारे पास हर सेल के लिए अपना स्पेसिफिक होता है, और हमारे पास हार्मोन उस रिसेप्टर को ही टारगेट कर सकता है। तो जब पूरी बॉडी में जब ये हार्मोन सर्कुलेट कर रहा होता है तो पूरी बॉडी में जहां जहां इसको रिसेप्टर मिलेगा ये उसके ऊपर बाइंड करेगा, और जहां पे इसको रिसेप्टर नहीं मिलेगा ये वहां पे बाइंड कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जी कि प्रोटीन्स जो हैं वो सेलुलर कम्युनिकेशंस में भी वर्क कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास इंसुलिन की है कि इंसुलिन जो है वो हमारे पास जब पेनक्रियाज उसको सेंसिटाइज करके रिलीज करता है ब्लड में, तो जिन जिन सेल्स के ऊपर आपके पास इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं ये सिर्फ उनके ऊपर बाइंड करती है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहे होते इंसुलिन के ऊपर फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। तो इंसुलिन आपके पास ब्रेन सेल्स को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपके जो है ब्रेन सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है वो बहुत कम होते हैं, या कुछ सेल्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट काम क्या है जी आपके पास, वो यही है कि आपके पास जितनी भी आ जाती हैं प्रोटीन्स, वो मूवमेंट में भी हेल्प कर रही हैं। डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, आपके पास एंटीबॉडीज की एग्जांपल आ जाती है कि आपके पास जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो हमारे पास प्रोटीनियस इन नेचर होती हैं, और वही प्रोटीन जो है हमारे पास जो है वर्क आगे कर रही होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की तो वहां पे हमारे पास मोनोसेक्राइड्स थे। ठीक है, जबकि हम अगर बात करते हैं प्रोटीन्स की तो यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। सिंपली आप कह सकते हो जी कि हमारे पास जो मोनोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के अंदर वो क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। ठीक है, अब हमारे पास अगर अमाइनो एसिड्स की हम बात करते हैं तो देयर आर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स।
ठीक है, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड। और वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि अगर हम कॉमन स्ट्रक्चर की अगर इनकी बात करें तो सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर कॉमन होती है। ठीक है, किस तरह से कॉमन होती है हम इसको अभी देखते हैं। तो हम इसको अभी देख लेते हैं, एक सेकेंड। हमारे पास प्रोटीन की अगर कॉमन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेंट्रल कार्बन होता है जिसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, नीचे आर ग्रुप होता है, एक साइड पे हमारे पास इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और दूसरी साइड पे हमारे पास इसके साथ क्या होता है, NH3 पॉजिटिव, जिसको हम अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें कॉमन स्ट्रक्चर की अगर जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास सारी की सारी प्रोटीन्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और एक कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ये हमारे पास कॉमन होती है सबके अंदर। ठीक है, डिफरेंस जो हमारे पास सारे अमाइनो एसिड्स में आर होता है वो हमारे पास आर होता है आर चेन के ऊपर। आर चेन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब आर चेन हमारे पास सबके अंदर डिफरेंट होती है, तो इसी आर चेन की बेस पे हमारे पास जो है जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे से जो है डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं अगर हम, तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं आर द अनब्रांच्ड पॉलीमर्स बिल्ट फ्रॉम द सेम सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं। कौन? पॉलीपेप्टाइड्स। सबसे पहले दो चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक होता है जी हमारे पास पेप्टाइड होता है, ठीक है, दूसरा होता है प्रोटीन होता है। अगर क्या हमारे पास एक चेन है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जिसमें 1 to 99 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास पेप्टाइड कहलाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास दे आर मोर देन 100, फॉर एग्जांपल 100 आर अप टू सो ऑन, जितने भी इससे ज्यादा हैं, अगर के इतने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे तो फिर हम उसको पेप्टाइड नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जिसमें हमारे पास मोर देन वन पेप्टाइड चेन मौजूद है। ठीक है, आर द अनब्रांच्ड पॉलीमर्स, अनब्रांच्ड मीन कि इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है, और ये सारे के सारे जो हैं पॉलीपेप्टाइड्स इन ही 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनेंगी। कभी भी ये नहीं होगा कि उसमें जो है हमारे पास ज्यादा हमारे पास अमाइनो एसिड पाए जाएं। ठीक है, इन सम केसेस हमारे पास एक्सेप्शन है। ठीक है, ऑर्निथीन हमारे पास आ जाता है, हमारे पास एक अमाइनो एसिड 21st एंड 22nd अमाइनो एसिड, दो एक्सेप्शंस आ जाती है जो समटाइम्स हमारे पास सेल जो हैं उनको कोड कर देते हैं ड्यू टू द स्टॉप कोडॉन वहां पे इन्वॉल्व होता है, मगर उसको आज तक नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मगर ओवरऑल जो हमारे पास जो है मेजॉरिटी की जब हम बात करेंगे तो देयर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन इज अ बायोलॉजिकल फंक्शनल मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स। कभी भी एक प्रोटीन जो होगी वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड पे जो है मुश्तमिल नहीं होगी, वो हमारे पास मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड पे बनी हुई होगी। और पॉलीपेप्टाइड जो है वो डिफरेंट डोमेन्स बना रही होती है, और वो डिफरेंट डोमेन्स हमारे पास फंक्शन कर रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये मैं कॉमन स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये हमारे पास जो आर स्ट्रक्चर चेन है ये हमारे पास वेरिएबल होती है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं जी किस तरह से वेरिएबल होंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लाइसिन की, ठीक है, तो यहाँ पे जो येलो कलर के हमारे पास जितने भी दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, आर चेन को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर देखें, ये कॉमन स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, नीचे COOH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आगे डिफरेंट हमारे पास आती जा रही है साइड चेन्स। जबकि आप देखें नीचे जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये हमारे पास सब में कॉमन आ रही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हमारे पास ऑन दिस बेसिस हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। और अमाइनो एसिड्स हमारे पास जो हैं वो तीन तरह के होंगे। वो अमाइनो एसिड जो हमारे पास नॉन पोलर साइड चेन रखते हैं, नॉन पोलर होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, दे आर टर्म्ड एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होगा जी, मीन कि ये वाटर हाइटिंग है, वाटर रिपेलेंट है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते इजीली। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं हमारे पास पोलर साइड चेन। पोलर साइड चेन वाले हमारे पास क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफिलिक कहलाएंगे। हाइड्रोफिलिक क्यों कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्योंकि पोलर साइड चेन है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस दे कैन बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर, क्योंकि इनके ऊपर हमारे पास आयंस हैं और इस वजह से ये इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। और तीसरे आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज साइड चेन, जिनको हम इनको भी हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली चार्ज क्या है, या तो इनकी साइड चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या तो इनकी साइड चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एसिडिक आ जाते हैं वो जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और बेसिक वो आ जाते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोलर साइड चेन एंड अ इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन। दोनों के हालांकि दोनों हाइड्रोफिलिक हैं,
दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन्स वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं, जिनमें हमारे पास ये एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, दे हैव अ कंटीन्यूअस चार्ज ऑन देयर साइड चेन। उनकी साइड चेन के ऊपर कंटीन्यूअस साइड चार्ज होता है, जबकि हमारे पास वो जो पोलर साइड चेन वाले हैं, जिनमें हमारे पास सीरीन आ जाता है, थ्रियोनीन आ जाता है, सिस्टीन आ जाता है, ये सारे वो अमाइनो एसिड्स हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तब ही इनके ऊपर चार्ज आता है, वैसे नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से इनको हमारे पास पोलर साइड चेन और इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन कहा जाता है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास एमाइनो एसिड जो है वो जो है पॉलीमर्स बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनाएंगे, तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन, तो मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि आपके पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, हमारे पास जो मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं जो हमारे पास बाद में लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं, या फिर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हमारे पास किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे पास पॉलीमर्स एक ही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और वो प्रिंसिपल क्या है जी, कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब पॉलीपेप्टाइड इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, वो हमारे पास रेंज इन लेंथ फ्रॉम फ्यू टू मोर देन 1000 मोनोमर्स। तो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड में हमारे पास मोर देन 1000 मोनोमर्स भी हो सकते हैं, और ईच पॉलीपेप्टाइड जो है उसके अंदर यूनिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, मगर क्या है, यूनिक सीक्वेंस किस तरह से बनेगा कि हमारे पास क्या होता है, हम जैसे मैं आपको बता चुका हूं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ये दो अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड हुए हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बना है, क्योंकि ये बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा अमाइनो ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको जो है ड्रॉ करके चेक करते हैं जी कि ये हमारे पास किस तरह से बनता है। तो होता क्या है कि हमने जैसे कहा कि आपके पास एक अमाइनो एसिड है, उसका कार्बन है, उसका हाइड्रोजन, मैं अभी साइड चेन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है इस स्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ओके, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH H H, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ओके। यहाँ पे मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ पहले। ओके जी, अब क्या होता है कि हमारे पास जब भी बॉन्ड बनेगा, वो इस तरह से बनता है कि हमारे पास दिस OH विद दिस, ठीक है, NH2 होता है हमारे पास साइड पे, जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो हमने इससे पहले हमने ड्रॉ की देखी है। तो इस केस में क्या हुआ था कि हमारे पास ये NH2 है और यहाँ पे COOH है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये दोनों रिलीज हो जाएंगे, और पीछे जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो हम उसी तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से हुआ है। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास जब स्ट्रक्चर जो होती है इसमें से जब करीब आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास पेप्टिडेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो पेप्टिडेज एंजाइम क्या करता है, इसमें से हमारे पास वाटर को रिमूव करवा देता है। जब वाटर हमारे पास रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास जो पीछे स्ट्रक्चर बचती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, जब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बचती है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है उसके ऊपर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, और हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों आपस में जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से बने हैं। अब जब न्यू अमाइनो एसिड आएगा तो वो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन होती है, वाटर का रिमूवल होता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है, अनदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हम दो चीजें हमें याद रखनी जरूरी है कि हमारे पास अक्सर पूछा जाता है, देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ अमाइनो एसिड चेन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अमाइनो एसिड चेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो सर्कल्स हैं ये अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लाइंस जो है हमारे पास अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारे पास दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th एंड 6th अमीनो एसिड। अब जब मैं बात करता हूँ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आर देयर, तो हमारे पास दो इसमें फॉर्मूलाज हैं, दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला है n-1, जो फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज n-1। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 6 अमीनो एसिड्स हैं, तो मैं करूंगा 6 - 1 = 5। तो मेरे पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? 5 हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको नाम भी दूंगा, इट इज पेंटापेप्टाइड, ठीक है। अगर मेरे पास ये 3 हैं तो इट विल बी ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। अगर ये 6 हैं तो हेक्सापेप्टाइड, ठीक है। अब वजह क्या है कि इसमें अगर मैं पेप्टाइड बॉन्ड गिनता हूं तो 1 2 3 4 5 हैं, और हमारे पास ये दूसरा तरीका है जिसमें हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड गिन सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं और वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास समटाइम्स अक्सर ये भी पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? n+1 का फॉर्मूला यूज करोगे अगर क्या अमीनो एसिड पूछे गए। n+1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो नंबर दिया गया होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स दिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने 5 दिए, तो 5 + 1 = 6, सो द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड आर 6, और वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें जो है मेजर कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की, तो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जब अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जब वो डायरेक्टली प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं बना देते, वो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला जो लेवल आ जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन इज लाइक द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन अ लॉन्ग वे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा? हमेशा सीधी सीधी होगी। इसमें हमारे पास क्या है? TW, अच्छा फिर हम कह सकते हैं LKM। तो हमारे पास अमीनो एसिड सीधे स्ट्रेट लाइन में मौजूद होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, और इससे हमारे पास कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चर वर्किंग फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन रही होती। सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो होती है जब आपके पास प्रोटीन जो है वो कॉइल अप होती है, वो फोल्ड्स बनाती है, तो इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट में स्लाइड में स्ट्रक्चर भी इसकी देख लेंगे। और टर्शियरी स्ट्रक्चर वो होती है जब भी हमारे पास इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस साइड चेन्स। आर ग्रुप्स जो है आपस में इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम जो है 3D स्ट्रक्चर जब हमारे पास इसके बाद इसकी बनती है रिजल्ट ऑफ व्हेन अ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर को आप जो है 3D स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है इट रिजल्ट्स व्हेन अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन। जब आपके पास मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं और वो एक कंप्लीट प्रोटीन बना रही होती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे होते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं। पहली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हम इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? इससे पीछे जो है नंबर ऑफ सिंगल, ये देखें ये सिंगल अमीनो एसिड, अगर ये सिंगल स्ट्रेट सीक्वेंस होता तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब क्या हो गया कि हमने क्या कहा? ये कॉइल्ड अप हो गया है, और कॉइल होकर उसने अल्फा शीट्स, अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट्स की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी है। अगर इस तरह का सिनेरियो हो, अगर ये सीधी सीधी हो और पैरेलल हो और इन्होंने आपस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की हुई हो, तो सच स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज बीटा शीट। और अगर ये कॉइल्ड अप हुई हो और आपस में इंटरेक्शन की हुई हो, तो सच स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज अल्फा हेलिक्स। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब अगर हमारे पास कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि हमारे पास जिसमें अल्फा हेलिसेस भी हैं और वो हमारे उसमें हमारे पास क्या है? बीटा शीट्स भी मौजूद हैं, तो सच स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास 3D कन्फर्मेशन आ रही है और इसका कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसमें जो एरोज हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी आपके पास अल्फा हेलिसेस को, और जो आपके पास स्ट्रेट जो हैं हमारे पास जो है बेंड्स दिख रहे हैं, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा प्लीटेड शीट्स को। अब यहाँ पे हम जब बहुत सारी आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन होती हैं, मोर देन 1 और 2, तो वो हमारे पास जो है बनाती हैं आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ऐसी हमारे पास प्रोटीन होती है जो कि मोर देन 1 फंक्शन कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर के जिम्मे एक काम होता है, वो डोमेन बना रही होती है। तो हमारे पास जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हमारे पास मोर देन 1 स्ट्रक्चर वहां पे बन रही होती है, मोर देन 1 हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर वहां मौजूद होती है। तो दैट इज व्हाई दे कैन परफॉर्म मोर देन 1 फंक्शन। तो हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन की तरफ कि हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम एंजाइमेटिक प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि प्रोटीन्स कैन वर्क एज एन एंजाइम, ठीक है।
तो हमारे पास प्रोटीन्स क्या हैं, वो एंजाइम के तौर पे काम करती हैं और इनका काम क्या होता है, एक्सेलरेट करना केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं बॉन्ड की इन द फूड मॉलिक्यूल, और आपके पास जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस यूज करते हैं। हाइड्रोलिसिस हमें सिंपल पता है जी कि एडिशन ऑफ वाटर करते हैं और पॉलीसेकेराइड्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स को हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाइसेकेराइड है, इसको जब एंजाइम ने होल्ड किया है तो इसने क्या किया है, इसको एज अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर्स रिलीज कर दिया, और वहां पे क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। बॉन्ड हमें पता है कि बाय द एडिशन ऑफ वाटर हो सकती है या फिर हाइड्रोलिसिस हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो डिफेंसिव प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, एंटीबॉडीज कहलाती हैं, ठीक है। और ये डिजीजेस के अगेंस्ट हमारे पास हेल्प कर रही होती हैं, हमें बचा रही होती हैं। एंटीबॉडीज इनिशियली इनएक्टिव होती हैं और जब आपके पास कोई भी पैथोजन आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं और उसको इनएक्टिव करने का काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज प्रोटीन्स आ जाती हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन का क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपकी बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत कम ऐसी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स होती हैं जो कि अमाइनो एसिड को स्टोर कर सकें, और आपकी अपनी बॉडी के पास भी कैपेबिलिटीज इतनी नहीं होती कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अमाइनो एसिड को स्टोर कर सके। अब होता क्या है कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास कैसीन जो है प्रोटीन है, जो कि हमारे पास क्या है मौजूद कहाँ पे होती है जी, हमारे पास मिल्क के अंदर मौजूद होती है, जो कि हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड है फॉर द बेबी मैमल्स आर, जो कि हमारे पास बेबीज आ जाते हैं, जो कि हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो इस कैसीन प्रोटीन को यूज कर रहे होते हैं, जिससे उनको क्या मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। मगर ये कि आपने याद रखना है, प्लांट्स भी स्टोर करते हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने सीड्स के अंदर स्टोर करते हैं। और एग की अगर हम बात करें तो ओवा एल्ब्यूमिन इज द प्रोटीन ऑफ एग वाइट के, वो वाइट एग वाइट के अंदर मौजूद होती है, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड का सोर्स होती है। और ओवा एल्ब्यूमिन को अगर हम ब्रेक करें तो उससे हमारे पास क्या मिल सकते हैं, अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट इन प्रोटीन्स की नहीं होती, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि हमारे पास दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारे पास जो है एसेंशियल होते हैं, और दूसरे अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे पास नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इस वजह से नॉन एसेंशियल होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी खुद उनको सिंथेसाइज कर सकती है, जबकि एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी जिनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और हमारे पास उनके हासिल जो है हमें अदर सोर्सेज से उनको हासिल करना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई फूड खा रहे हैं, हम मिल्क पी रहे हैं, या फिर हमारे पास जो है एग हम खा रहे हैं, या फिर हमारे पास प्लांट के सीड्स खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, अगेंस्ट हाइड्रोलिसिस होता है, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है। मगर उसकी वजह से क्या होता है, एक फायदा ये होता है कि हमारे पास हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब आराम से कर लेती है। हमारी बॉडी को हमारे पास वो प्रोटीन्स नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को हमारे पास क्या चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए जो उन प्रोटीन्स के अंदर मौजूद है। बाकी बॉडी ने दोबारा से वही काम करना है, उन्होंने उस अमाइनो एसिड्स को यूज करना है, और अगेन से हमारे पास जो है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स करनी है जो उसको अपनी रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज द थिंग जो आपको याद रखनी चाहिए कि आप जब भी कोई फूड खा रहे हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस फूड को ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जांपल हम एग की बात करते हैं, तो हमारे पास उसको ज्यादा कुक नहीं करना है जी कि इसके अंदर इसकी जो है प्रोटीन्स वो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, नो, ये हमारे पास कोई भी इस तरह का रीजन नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी ने वैसे भी उसको डाइजेस्ट करना है, हमें बॉडी को प्रोटीन नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, उसके अंदर मौजूद अमाइनो एसिड चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, लाइक जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जिनमें ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स आ जाते हैं, वो प्रोटीन से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा हमारे पास हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है जी, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद है, और ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द सेल, और फ्रॉम द सेल टू द लंग्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको ग्लूट ट्रांसपोर्टर की एग्जांपल दी, तो हमारे पास ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ये हमारे पास क्या है, अगर के बाहर आपके पास राउंडिंग में ग्लूकोज मौजूद है तो उसको इनसाइड द सेल मूव करवाने का काम करते हैं। अगर ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स ना हो तो आपके पास कभी भी जो है हमारे पास सेल्स जो हैं वो हमारे पास जो है ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हार्मोनल प्रोटीन्स आ जाती हैं। हार्मोनल प्रोटीन जैसे मैं आपको पहले बताया कि ये कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं एक एंजाइम एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, वो हमारे पास जो है ग्लैंड्स उसको सक्रीट करते हैं, पैंक्रियाटिक ग्लैंड उसको सक्रीट कर रहा है, और वो हमारे पास क्या करते हैं, ब्लड्स के थ्रू हमारे पास टारगेट सेल तक जाते हैं, और हमारे पास जो है उसको
मैसेज देते हैं कि आप ग्लूकोज अपटेक करो, जैसे मैंने आप ग्लूट ट्रांसपोर्टर की बात की, वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर को फिर एक्टिवेट करने का काम करते हैं और ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है ब्लड में से ग्लूकोज को अपटेक करते हैं। जब ब्लड में से वो ग्लूकोज को अपटेक कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिंपल वही चीज आ जाती है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम होके नॉर्मल की तरफ आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिसेप्टर प्रोटीन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये डिफरेंट केमिकल स्टिमुलस को जो है रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। ये केमिकल स्टिमुलस जो है हमारे पास ना सिर्फ जो है हमारे पास जो है हार्मोनल हो सकते हैं, ये हमारे पास नर्व्स के भी हो सकते हैं, और इन सिग्नल्स को आगे रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, यही ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कर रही हैं। अगर ये ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर प्रोटीन्स ना हो तो ये कभी भी सिग्नल हमारे पास आगे रिसीव नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टाइल और मोटर प्रोटीन्स भी हमारे पास मौजूद होती हैं। आपके मसल्स के अंदर दो तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, और ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर कि ये हमारे पास ना हो तो हमारे पास कभी भी मस्कुलर मूवमेंट हमारे पास नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है हम बात करते हैं फ्लैजेला और सीलिया, हमारे पास यूनिसेलुलर सेल्स की बात करते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास ये एक्टिन और मायोसिन मौजूद होते हैं, किसमें, सीलिया और फ्लैजेला के अंदर, और वहां पे कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स और मूवमेंट में हेल्पफुल हो रहे होते हैं। फाइनल लास्ट हम आते हैं जी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के ऊपर। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या कर रही हैं जी, हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही हैं। कैराटीन जो है हमारे पास प्रोटीन होती है जो कि मौजूद होती है हमारे पास हेयर्स के अंदर भी मौजूद होती है, हमारे पास हॉर्न्स मीन सींगों के अंदर मौजूद होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं फीदर्स के अंदर मौजूद होती है, और हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है ये स्पाइडर सिल्क के अंदर भी मौजूद होती है। उसके अलावा आपके पास जो हम हेयर्स की बात करते हैं तो हेयर्स के अंदर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास कैराटिन प्रोटीन मौजूद होती है, और कैराटिन प्रोटीन हमारे पास हेयर्स बनाने का काम करती है। उसके अलावा हमारे पास नेल्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रोटीन्स का हमारे पास एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ब्रॉडर व्यू है, जो कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास मेजरली हमारे पास 50% ऑफ द ड्राई मास ऑफ द सेल बना रही है। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगी तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हो सकती हैं, डिफरेंट इश्यूज काज हो सकते हैं, और डिफरेंट हमारे पास जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको डिफरेंट डिजीजेस का शिकार हो जाती है, मरासमस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास माल न्यूट्रिशन की तरफ बंदा चला जाता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल इन द क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल। सो यहाँ तक ही था हमारा आज का टॉपिक। तो अब आप लोग क्वेश्चंस जो भी हैं आप वन बाय वन पूछ सकते हैं।